हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पार्ट 2 में हम बात करेंगे आज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और सर्वे की अदर टेक्निक्स की। अदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टेक्निक्स में आपको बताऊंगा आज 4 से 5 टेक्निक्स जो बची हुई हैं, और उसके साथ ही कुछ बेटर एग्जांपल्स के साथ आपकी इंटरप्रिटेशन बेटर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम देखें कि फ़िज़िकल एजुकेशन हो या कोई भी एजुकेशन हो, सर्वे में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बहुत सारी स्टडीज़ हमारे कंट्री में की जाती है रिसर्च के एकेडमिक्स के फील्ड में। तो बिल्कुल इनको छोटी छोटी चीज़ों को कंसेप्ट के साथ समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम सबसे पहली टेक्निक की ओर। 2 टेक्निक मैंने आपको पहले भी बता दी थी इंटरव्यू और क्वेश्चनर के रूप में जो टूल्स थे। उसके बाद हम बात करेंगे एक नए तरह के सर्वे की आज, जो कि कहलाता है नॉर्मेटिव सर्वे। नॉर्मेटिव सर्वे में अगर आप देखें दोस्तों, जहाँ पे आप इस तरह के चार्ट को देख पा रहे हैं, ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। और बेसिकली जो नॉर्मेटिव सर्वे है वो वाकई में फ़िज़िकल एक्टिविटी और हेल्थ की जो फील्ड होते हैं या जो इस तरह के एरियाज़ होते हैं, उनमें इस तरह के सर्वेज़ को कंडक्ट किया जाता है। और नॉर्मेटिव सर्वे का मतलब ये है कि जहाँ पे हम नॉर्म्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लार्ज सैम्पल्स, किसी पॉपुलेशन का लार्ज सैम्पल निकाल के उसको रिज़ल्ट को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो कंपैरेटिव स्टैंडर्ड या कंपैरेटिव फॉर्म के रूप में आपके सामने हो। तो इस तरह का कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने बेसिकली है। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का हमने वो डेटा लिया और उसको एक नॉर्म्स के रूप में तैयार किया, या हम कहें कि उसको अलग अलग कैटेगराइज करके डिफरेंट एक चार्ट के रूप में हमने नॉर्मेटिव सर्वे को यहाँ पे किया है। इसका अगर सबसे बेटर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोचें तो वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि फ़िज़िकल एजुकेशन में आप सब ने सुना होगा आफ़र, जो हम यूथ फिटनेस टेस्ट जिसे कहते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसको हम सब जानते हैं, जो कि 1958 में जो जिसे बनाया गया था। तो वो भी एक तरह सा काइंड ऑफ नॉर्मेटिव सर्वे था, जो कि एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल होता है नॉर्मेटिव सर्वे का, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के नॉर्म्स मिलते हैं, जो कि हम कहें कि फ़िज़िकल एजुकेशन में नॉर्मली जो है वो फ़िटनेस के लिए आप यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के लिए यूज़ करते हो। उसी तरह से नेशनल चिल्ड्रन एंड यूथ फिटनेस स्टडी भी 1985-87 में जो रिवाइज़ की गई 87 में, तो ये भी एक तरह का कंपैरेटिव हमें नॉर्म्स वहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल नॉर्मेटिव सर्वे का होता है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि नॉर्मेटिव सर्वे मतलब जहाँ पे फॉर्म ऑफ जो हम स्टडी का जो रिज़ल्ट है उसको हमें नॉर्मेटिव फॉर्म, या हम कहें कि एक कंपैरेटिव स्टैंडर्ड के रूप में या नॉर्म्स के रूप में हमें उसे जब प्रेजेंट करना होता है, तो वो एक तरह से नॉर्मेटिव सर्वे होता है। और हेल्थ, फिज़िकल एक्टिविटी और हेल्थ के फील्ड में इसे सबसे ज़्यादा कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो वहाँ पे हम बात करते हैं केस स्टडी की। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है, और हम कहें कि केस स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे हम अगर आप देखें तो एक जो इस इमेज से भी आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल हो सकता है। बेसिकली ये जो है एक तरह से इन डेप्थ स्टडी होती है किसी एक पर्सन पे, किसी एक ग्रुप पे, किसी एक इंस्टीट्यूशन पे या इवेंट पे या कम्युनिटी पे। तो बेसिकली जो आपका एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, कम्युनिटी है, हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये ध्यान रखनी है आपको कि केस स्टडी हमेशा उस इंस्टीट्यूशन पे, उस इंसान पे या उस कम्युनिटी पे होती है जो अभी रिसेंटली एग्जिस्ट करती है। मतलब इस वक्त अगर जीवित अवस्था में है अगर कोई इंस्टीट्यूशन, तो ही आप उस पर केस स्टडी करते हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और अगर हम देखें तो जहाँ पे हम बेसिकली किसी एक चीज़ पे फोकस करके उसकी इन डेप्थ स्टडी करने के बाद उसको जनरलाइज करते हैं, मतलब उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह का मैकेनिज़्म, किस तरह की बातें वो लोग करते थे। ये भी कहा जा सकता है कि द केस स्टडी इज़ ऑल्सो अ टेक्निक जो कि यूज़ की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब जहाँ पे सब्जेक्टिविटी देखी जाती है। अब आप साइकोलॉजी में देख पा रहे होंगे कि साइकोलॉजिकल हम करते क्या हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी को, हम कोई टूल का यूज़ वहाँ पे ज़्यादातर नहीं करते, हम बिहेवियर से अंदाज़ा लगाते हैं। या इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई एक लेजेंडरी प्लेयर है, जैसे बाय द वे MS धोनी दुनिया में जो फेमस हैं, तो उनको भी
केस स्टडी उनके ऊपर की जा सकती है। इससे पहले धनराज पिल्ले की बात करते हैं तो उनके ऊपर केस स्टडी कई लोग कर चुके हैं। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस पे भी की जा सकती है, जैसे माना LNIP ग्वालियर जो है हम देखते हैं इस वक्त फ़िज़िकल एजुकेशन का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो उसके ऊपर हम जो है केस स्टडी कर सकते हैं। कोई ऐसा ओलंपियन आपके क्षेत्र से है जो आपको लगता है कि इनके ऊपर उनकी जीवनी को हमें जानना चाहिए और लोगों के सामने उनकी बातों को, उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज करना चाहिए, तो वो भी एक तरह का एग्जांपल वहाँ पे आपके लिए केस स्टडी का हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारी कम्युनिटी के ऊपर, कोई ऐसी ट्राइबल्स हैं, कोई ऐसा ट्राइब है, कोई ऐसी फ्रेटर्निटी है जिसके ऊपर आप सोचते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है और सोसाइटी का इसको लाभ मिलेगा, तो वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं तो वो केस स्टडी में बेसिकली की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जॉब एनालिसिस की हम बात करते हैं। जॉब एनालिसिस को अगर आप देखो तो जॉब एनालिसिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च इन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से जॉब एनालिसिस भी ऑलमोस्ट जो है वो हम बेसिकली जब हम पर्टिकुलर जॉब के नेचर को समझने की या नेचर को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, चाहे वहाँ पे इंक्लूडिंग द ड्यूटीज़, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या जितनी भी प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर जॉब में सक्सेस पाने के लिए, वो सब डिस्क्रिप्शन जब आप करते हैं, उसको जानने की जब हम कोशिश करते हैं, तो ये काइंड ऑफ जो मेथड है ये जॉब एनालिसिस कहलाता है। बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते, जनरल वे में हम यूज़ करते रहते हैं। किसी भी नई जॉब को पाने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह की ड्यूटीज़ वहाँ होंगी, किस तरह की चीज़ें क्या होंगी, तो वो जो डेटा आप करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप डेटा कलेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर जॉब को लेके, या उस ऑर्गेनाइजेशन में जो नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ या जॉब्स, जो नेचर ऑफ़ वर्क है, उसको देखते हुए अगर आप देखते हैं तो वो जॉब एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इज़ ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक, जहाँ पे हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, और पार्टिसिपेंट्स जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते समय, या हम देखें कि प्लेग्राउंड में या क्लासरूम में किस तरह से बच्चे बिहेव कर रहे हैं जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप उनका किस तरह से एक्शंस उनके आपके अलग अलग दिख रहे हैं, वो ऑब्जर्व करके आप अपनी चीज़ों को बदलाव लेके आते हैं। जो आपकी नेचुरल सेटिंग है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करते हो, मैनिपुलेशन लेके आते हो, तो वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एक तरह से काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्निक होती है, जो कि आपको बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बेसिकली करना होता है। तो एक एग्जांपल अगर देखें कि एन एस्ट्रोनॉमर लुकिंग एट द नाइट स्काई एंड रिकॉर्डिंग डेटा रिगार्डिंग द मूवमेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ही सीज, मतलब एक एस्ट्रोनॉमर, जो हम ज्योतिष की बात करते हैं, वो अगर वो रात को स्काई की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखता है, और वो डेटा को रिकॉर्ड करता है जो कि उसकी समझ है, वो जो तारे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में हैं, उनके मूवमेंट से और उनकी ब्राइटनेस के हिसाब से वो कोई चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, और ऑब्ज़र्व करने के बाद कुछ इस एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कल का दिन जो है वो इस तरह का होने वाला है। तो और कई आपने और एग्जांपल भी देखे होंगे कि कई लोग जो है वो आसमान में बादलों के कलर को देख के बताते हैं कि भाई कल जो है बारिश होगी, अगले आने वाले समय में क्या रहेगा। तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है कि उनकी इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ऐसा फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब आपका नॉलेज और आपकी इंटरप्रिटेशन उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके होनी चाहिए, तब जाके आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो फ़ायदेमंद होता है, या रिसर्च के रूप में आपको किसी को भी फ़ायदा पहुंचाता है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो है वो भी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है। जैसा मैंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स को आपको क्लासरूम में जब आप देखते हैं, जब आप प्लेग्राउंड में देखते हैं, तो किस तरह का उनका बिहेवियर है, उस बिहेवियर से आप क्या समझते हैं और आने वाले समय में आप किस तरह के चेंजेस लेके आते हैं, वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरिलेशन स्टडी की, कोरिलेशन स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इंपॉर्टेंट अगर कहूँ तो फिज़िकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले इस इमेज की, तो आप इसमें देखिए कि कुछ वेरिएबल्स की हम बात करते हैं। वेरिएबल के ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन वेरी करने वाली जो चीज़ें हैं वो वेरिएबल यहाँ पे बेसिकली हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इफ़ स्टूडेंट मिसिंग द मोस्ट क्लासेस गेट लोअर ग्रेड, द सजेशन इज़ दैट देयर इज़ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन अटेंडेंस एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब अटेंडेंस, जो जितने बच्चे मिस करते हैं क्लास को,
उनका जो ग्रेड है क्लास में रिजल्ट में जब इवैल्यूएशन होता है तो वो लोअर ग्रेड में आते हैं। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इसका मतलब जो अटेंडेंस है उसका सीधा रिलेशनशिप है आपके परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस से। तो इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं जहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं कि किसी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव कोई तो रिलेशनशिप अगर है, उसको देखने की जब कोशिश की जाती है तो वो कोरिलेशनशिप कहलाती है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अपने फील्ड की फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के एग्जांपल की बात करूं तो आप एक चीज़ समझिए, जहां पे हम जैसे हम फ़िटनेस की बात करते हैं स्पोर्ट्स में, तो फ़िटनेस का सीधा सीधा आजकल एक असर दिखाई देता है खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे, या हम कहीं खिलाड़ियों की इंजरी के कम होने पे। तो अगर हम इस तरह की कोई स्टडी को हम रिलेट करना चाहते हैं दो वेरिएबल को, जहाँ पे इंजरी एक वेरिएबल है और हो सकता है फ़िटनेस एक वेरिएबल है, या मैं एक एग्जांपल और दूं कि मसाज जो है वो आपको फ़ायदा करती है रिकवरी में, तो क्या मसाज और रिकवरी में कोई रिलेशन है? अगर इस तरह की रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो वो बेसिकली कोरिलेशन वहाँ पे होता है उन दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर। तो फिटनेस जब अच्छी होती है तो परफॉर्मेंस बढ़ती है, या फिटनेस अच्छी नहीं होती तो परफॉर्मेंस घटती है। तो ये दोनों रिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव हम अगर चेक करते हैं, अगर हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेसिकली कोरिलेशनशिप वहाँ पे कहलाती है। अब अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, टू एग्जामाइन द रिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस वेरिएबल्स सच एज हार्ट रेट। अब हार्ट रेट जब बेहतर होती है, जितनी हार्ट रेट बेहतर होती है, बेहतर का मतलब है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं कि जितनी हार्ट रेट कम होती है उतना एथलेटिक हार्ट आपका होता है, उतना ज़्यादा अच्छा आप एक्सर्शन कर पाते हो। तो क्या इनके बीच वाकई में एक रिलेशनशिप है, और है तो फिर कितनी रिलेशनशिप है? आप सबको पता होगा कि को रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो -1 टू +1 बेसिकली कोरिलेशनशिप जो है वो आपको कोफिशिएंट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब आप बेसिकली -1 का मतलब है कि -1 मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अगर फिटनेस जो है वो बढ़ रही है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस घट रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करें तो इट मीन्स कि अगर फिटनेस बढ़ती है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अगर हम इस तरह के एग्जांपल्स को लेते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं कि कोएफिशिएंट जो रिलेशनशिप का है, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट है, वो क्या उसकी रेंज होती है। तो -1 टू +1 हमेशा आपको याद रखना है, वो आपकी हमेशा। तो कोरिलेशन रिसर्च को देखें तो ये भी एक तरह की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, और मैं आपको बताऊं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन यहाँ पे प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। मतलब सिर्फ फिटनेस की वजह से ही परफॉर्मेंस बढ़ रही है ये कोई कह नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उसकी वजह से नहीं, लेकिन उसका एक रिलेशन बेसिकली उसके साथ है। मतलब अगर वो बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रहा है, अगर फिटनेस घट रही है तो वो परफॉर्मेंस घट रही है, ये ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन प्योर बेसिस पे, या हम कहें कि एक कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो रिलेशनशिप है, मतलब कि उसका कारण सिर्फ फिटनेस ही है परफॉर्मेंस के बढ़ने का, ये आप वहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते, प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको एक तरह का एसोसिएशन है जो कि आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है, जो कि दो से ज़्यादा ट्रेड्स के या परफॉर्मेंसेस के बीच में हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जो कि अगली जो मेथड है जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। अब सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी है क्या। अगर हम देखें तो एपिडेमियोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग है वो बेसिकली रोगों के फैलने और उन पर नियंत्रण पाने का जो वैज्ञानिक अध्ययन है बेसिकली, या हम कहें कि कोई पेंडेमिक है उसको हम साइंटिफिकली अगर स्टडी उसकी कर रहे हैं तो बेसिकली वो एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। अब एपिडेमियोलॉजी रिसर्च भी बेसिकली जब हम रोगों की बात कर रहे हैं, महामारी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च है वो इसी तरह की काइंड ऑफ रिसर्च के ऊपर होती है। ये सबसे पहले आपको समझना है। तो अगर हम देखें तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक अदर फॉर्म होता है, जो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ को डील करने के लिए, या उनको डील करने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको अप्रोच करता है, आप अप्रोच करते हो उस तरफ उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक तरह से एपिडेमियोलॉजी कहलाती है, या हम कहें कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जैसे इस वक्त कोविड के टाइम पे जब वैज्ञानिकों ने इसको
एक तरह से उस रोग का अध्ययन किया होगा या उस महामारी को कम करने के लिए उसका अध्ययन किया होगा, तो वो एक तरह से एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च वहाँ पे कहलाती है। तो ये एक तरह से कंसर्न एरिया है, जहाँ पे हम कंसर्न एरिया या हम कहें कि एक पर्टिकुलर एरिया है जो सिर्फ हेल्थ, फिटनेस और सेफ्टी के, सोसाइटी की सेफ्टी के हिसाब से जो है इश्यूज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है और पेंडेमिक और इस तरह के सिचुएशंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यही जो है आज आपसे शेयर करना था, चाहे हम नॉर्मेटिव सर्वे की बात करें, केस स्टडी की बात करें, जॉब एनालिसिस की बात करें, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च की बात करें और कोरिलेशन स्टडी जो है वो इन सब की बात करें। ये आगे आने वाले टाइम में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस में कोई भी सजेशन आपका होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको अगर किसी तरह का क्वेश्चन अगर होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, उसको हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।